हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1। उसका क्लास 10 का एक पेपर है मेरे पास, टेस्ट एग्जामिनेशन है। बोर्ड में आपको इसका बहुत यूज़ होने वाला है और जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि सॉल्व कैसे करना चाहिए पेपर, उसका फॉर्मेट क्या करना चाहिए। ये टेस्ट एग्जामिनेशन जिसके मैक्सिमम मार्क्स 40 है और 2 आवर्स की ये एग्ज़ाम है, तो बोर्ड में भी ऐसे ही होगी और आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे मैं टेक्निक्स बताऊँगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करो। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये पेपर आप स्क्रीनशॉट निकाल कर सॉल्व करो खुद, और उसके बाद मैं जब आंसर बताऊंगा तो वो आंसर के लिए फिर आप चेक कर सकते हो। तो ये मेरी पहली स्टेप रहेगी, यानी यही वीडियो में मैं आंसर तो आपको बताने वाला हूँ, बट आप खुद होके इसको चेक कर लेना है। तो ये है मेरा पेपर टेस्ट एग्जामिनेशन, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये यहाँ तक है। उसके बाद इसका पेज 2 दिखा देता हूँ मैं आपको, या तो इसका फ़ोटो भी मैं अभी दिखा दूँगा आपको। ये क्वेश्चन 1 का बी है। उसके बाद इसमें ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन 2 है, और फिर उसके नीचे ये। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। मेरे बोलने का मतलब आपको समझ रहा होगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने खुद होकर इसको सॉल्व करना है, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो तब मेरा ये वीडियो आगे पूरा आपको देखना है। और ये है उसका क्वेश्चन 3 का 7th और 8th, और क्वेश्चन 4th के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का वेटेज है, कोई भी एक सॉल्व करना है। और ये है उसकी लास्ट एग्ज़ाम। यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पेपर। अब कुछ स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए। देखो, बोर्ड हो या टीचर हो या तो फिर आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, या स्कूल हो, कोई भी आपको फेल करना नहीं चाहता। ये बात कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमें इम्प्रेशन दिखाना है, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, और आंसर्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होने चाहिए। यानी सिर्फ डिफाइन पूछा होगा या 1 या 2 मार्क अगर देंगे उसके लिए, यानी वेटेज होगा 1 या 2 मार्क का, तो डेफिनेशन ही लिखनी की। एक्सप्लेन अगर आपको बताया तो एक्सप्लेन के साथ डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट रहता है साइंस में। कहीं डायग्राम अगर पूछी होगी तो पेंसिल का यूज़ करना है और डायग्राम ड्रॉ करनी है। ब्लू, ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन या तो फिर जेल पेन आप यूज़ कर सकते हो। रेड पेन कहीं पर भी यूज़ करनी नहीं है, और ब्लू ब्लैक छोड़कर भी कोई पेन यूज़ ना करें। तो होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप चलो इसका आंसर देखेंगे, ज़्यादा टाइम मैं वेस्टेज नहीं करना चाहता। सो देखो स्टूडेंट्स, ये है प्रॉपर फॉर्मेट। ये तो मैंने एक बेसिक लिखा है कि रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से देखो आंसर मैंने कैसे प्रॉपरली लिखा है। मैंने देखो यहाँ पर मार्जिन दी है, मार्जिन आपको पूरी दे देनी है। मार्जिन देने के बाद अगर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जैसे क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव के लिए बस ऑप्शन लिखो 1 2 3 4 5, ये जो क्वेश्चन के नंबर है एरो दिखा दो, और ऑप्शन का नंबर और ऑप्शन में क्या था, बस इतना ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं ना, क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में है। वो चेक करने वाले टीचर्स यानी जो इन्विजिलेटर होंगे उनके भी पास वो क्वेश्चन सेट है, तो फिर वो क्वेश्चन पेपर आपको फिर से क्वेश्चन लिखने की कोई भी तरह की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो। तो प्रॉपर फॉर्मेट आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जैसे कि क्वेश्चन 1 है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ अर्थ हु वेट 9 न्यूटन ऑन मून। मून पर 9 न्यूटन है तो उसके 6 टाइम्स ये अर्थ पर है, इसलिए 54 न्यूटन उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेविटेशन 1/6 है, इसलिए 9 6 आर 54 न्यूटन। ब्लैंक इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सो H2 + Cl2 इज ट्वाइस HCl, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आंसर क्या है? बी, H2 + Cl2 ट्वाइस HCl। सो 2 का आंसर है बी, H2 + Cl2 HCl। यानी मैंने लिखा भी है, चेक करने वाले जो टीचर होंगे वो इस पर से आंसर चेक कर लेंगे या तो इस पर से आंसर चेक कर लेंगे, तो उनको ईजी जाएगा। जितना वो टीचर को चेक करने में ईजी जाएगा उतना ही आपके अगले अगले क्वेश्चन पर इंप्रेशन पड़ते जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो इंप्रेशन कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज क्रिएट करता है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट उसका आंसर होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस, सो अल्केन्स CnH2n+2, अल्कीन्स CnH2n,
और अल्काइंस CnH2n-2, तो C इसका आंसर होना चाहिए, तो CnH2n-2। और फिर फिफ्थ और लास्ट है, विच इज़ द फॉलोइंग सैटेलाइट लॉन्चर्स, तो लॉन्चर्स में एक ही देखा हमने PSLV, सो इंडिया ने डेवलप किया हुआ PSLV लॉन्चर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर B लिखा क्योंकि क्वेश्चन 1 का B और उसके ये ऑप्शन, तो क्वेश्चन 1 का B ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 मार्क वेटेज है ईच क्वेश्चन को, इसलिए इसको ज़्यादा लेंथ में लिखना नहीं है हमें। सो नेम द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक न्यूक्लियस एंड राइट इट सिल्वर, तो हेलियम He। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट है, मैकेनिकल एनर्जी वो रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा, ट्रू है। अब देखो मैच द कॉलम में कैसे होना चाहिए, सो 1 बॉक्साइड है ना, तो 1 एरो, 1 का पेयर किसके साथ होगा बस उतना ही लिखने का है। कुछ स्टूडेंट्स ये पूरा के पूरा लिख देते जैसे कि वैसे मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2 बॉक्साइड सिनेबार, ये सब लिख देंगे और फिर एरो बताएंगे। सो अभी आप 2nd 4th 5th स्टैंडर्ड में हो गया नहीं ना, तो इसका ऑप्शन ही लिखना है आपको, उसको एरो दिखाने नहीं है। एरो अगर जंबल हो गए और उनको कन्फ्यूजन चला गया तो आंसर रॉन्ग भी दे सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी ये उसका आंसर है। क्वेश्चन तो आपको बता दिया मैंने, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। क्वेश्चन 4th है, फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीज़न, तो रीज़न 2 ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तब रीज़न आपको देना ही होगा। सो वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर, तो ये तीनों भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, सिर्फ थर्मोमीटर या टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए थर्मोमीटर ये ऑड है, इसलिए थर्मोमीटर और अंडरलाइन करके मैंने हाईलाइट किया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक पेन का भी यूज़ किया है और ब्लू पेन का भी यूज़ किया है, यानी आपको वो समझ में आ जाएगा कि ब्लैक और ब्लू पेन के यूज़ के हिसाब से आप कैसे इंप्रेशन डाल सकते हो अपना। उसके बाद है कोरिलेशन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग, तो कॉन्केव लेंस कॉन्वर्जिंग का उल्टा ही रहेगा, कोरिलेशन में मैक्सिमम उल्टा ही आंसर रहता है, कॉन्वर्जिंग का उल्टा डाइवर्जिंग। सो मैंने सीधा ही लिखा है कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग पर मैंने अंडरलाइन कर दी। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, आप जितना क्वेश्चन लिखोगे आपको लगेगा कि पेपर भरना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस पेपर भरते ही जाओ। आप आंसर ही प्रॉपर नहीं लिखोगे, पेपर ही भरते जाओगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए सप्लीमेंट्स लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके आंसर्स तो कवर होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें ही आपने 15 मिनट्स 10 मिनट्स लगा दिए, तो ये भी प्रॉपर वे नहीं है। मार्क्स के वेटेज के हिसाब से, क्वेश्चन का वेटेज क्या है वो हिसाब से भी आपको आंसर समझने चाहिए और हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 का ए है, गिव साइंटिफिक रीजंस, और एनी 2 है। अब मैंने तो इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए हुए, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए। सो कोई भी 2 छुड़ाने के हैं, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो तीनों भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है वो पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि प्रॉपर ऑर्डर में ही होने चाहिए। तो प्रॉपर ऑर्डर में अगर आंसर रहे तो उसका भी इंप्रेशन पड़ता है, ये भूलना नहीं है आपको। सो तीनों भी आ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसको ज़्यादा मार्क होंगे वो कंसिडर करते हैं बोर्ड में। सो इसलिए ग्रिल्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज आर ऑलवेज पेंटेड बिफोर दे आर यूज, तो ये उसका आंसर है कि ग्रिल्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज आर मेड अप ऑफ आयरन, वो आयरन के बने हुए होते हैं। व्हेन आयरन केम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब वो मॉइस्चर के साथ एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट में आता है तो इट गेट कोरोडेड, उसको रस्टिंग हो जाती है। आयरन बिकम्स वीकर व्हेन इट गेट्स कोरोडेड, और आयरन वीक हो जाता है, और वीकर के लिए तो हमने यूज़ नहीं करते, हमको स्ट्रेंथ चाहिए। सो टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन ग्रिल्स विद द एटमॉस्फेयर, उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं यूज़ करने के पहले। ठीक है, तो ये था उसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन 2 है, रीज़न का ही है कि 25 सेंटीमीटर के पहले, यानी वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस दैन 25 सेंटीमीटर बिफोर द आई। 25 सेंटीमीटर के अंदर हम कोई क्लियरली नहीं देख सकते, तो क्यों? सो इफ़ यू ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर, इट स्ट्रेन्स अवर आई, हमारे आंखों पर एक स्ट्रेन आता है, एक तनाव आता है, हेंस वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए हम वो क्लियरली देख नहीं सकते। उसके लिए सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन। सो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और वो बहुत फास्ट में कैच करता है फायर को, दस इट इज केप्ट इन केरोसिन। तो मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट टूटने के लिए उसको केरोसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मार्जिन में मैंने लिखा है क्वेश्चन 2 का ही बी और उसका 1,
देखो मैंने क्वेश्चन कहीं पर भी लिखा नहीं, आप देखेंगे ये दिखाने के लिए ही मैंने आपको इस वीडियो बनाया है कि क्वेश्चन मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है। क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम वेस्ट मत करो। सो आंसर के ही ऊपर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन 2 का भी है, एनी 3 सॉल्व करना है। 6 मार्क का वेटेज है, यानी कि एक एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन पूछे, इसलिए आपको वेराइटी बहुत मिलेगी। इसलिए कोई भी 3 सॉल्व कर सकते हो, 4 या 5 भी सॉल्व कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका टाइम आपके लिए ध्यान में रखने की चीज़ है। सो पहला है डोबेराइनर ट्राइड्स। तो अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डोबेराइनर इन्होंने ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनको ट्राइड नाम दिए। उन्होंने तीनों भी एटॉमिक मास के हिसाब से लिए है एंड मिडल मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। और उसका एक एग्जांपल भी देना है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम इनके एटॉमिक मास की एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए तो एटॉमिक मीन मिल जाएगा हमको 23, जो कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाता है। उसके बाद इसमें ही क्वेश्चन 2 है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल हमको पूछा गया है। सो हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और फ्रॉम द सराउंडिंग और हीट इज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली। तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो उसको हीट को आपको सप्लाई करना होगा बाहर से, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। उसको हीट करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद थर्ड है कि एक एग्जाम्पल दिया था वर्ड प्रॉब्लम। सो वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि पहले तो टाइम पता होना चाहिए कि 2 आवर्स है, अप्रैल का मंथ है इसलिए 30 डेज, सो 60 आवर्स। आयरन जो यूज़ कर रहे प्रेस उसका पावर है 1100 वैट यानी कि 1.1 किलोवाट। सो 1 आवर में 1.1 किलोवाट, तो फिर 60 आवर्स में कितना 66 यूनिट्स। सो 1 यूनिट है 5 रुपीज़ का, सो 66 यूनिट है 330 रुपीज़ के। और वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो गिवन लिखना चाहिए, उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसका सॉल्यूशन लिखना चाहिए और लास्ट में जो आंसर आता है उसका भी आंसर वर्ड में ही लिखना चाहिए। इसलिए वर्ड में लिखा है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन फॉर मंथ ऑफ अप्रैल विल बी ₹330। ओके। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टिंग्विश है। सो डिस्टिंग्विश जब आप करने जाओगे तो 2 बातें ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशन पहले, एक आधा एग्जाम्पल बाद में, उसका कोई अनदर नेम होगा और उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो ये बाद में आएंगे। सो डेफिनेशन, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसका एक एग्जाम्पल, उसको कोई अनदर नेम है क्या, उसकी कोई अलग से प्रॉपर्टी है कि जो दूसरों को डिफ्रेंशिएट करती है, एक में को अलग करती है, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद इसके ही थोड़ा सा क्वेश्चन बचा था यानी 4th पॉइंट, तो वो भी कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन 5th है, इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर इवन व्हेन द वाटर ऑफ लेक्स फ्रीजेस एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव। सो ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का एग्जाम्पल है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर मैंने बता दिया है। सो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। तो कोल्ड कंट्रीज़ में विंटर में जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। हेंस 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो बॉटम में रह जाता है और ऊपर की लेयर जिसकी डेंसिटी कम होती है वो धीरे धीरे आइस बनना चालू हो जाता है और आइस बन जाता है। पर ऊपर भले ही आइस बन गया होगा, नीचे ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में है, इसलिए वहाँ के प्लांट और एनिमल ये इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है, सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई भी 15 मार्क्स का, यानी एक एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स देकर है। 3 मार्क्स के हिसाब से आपको इसके आंसर लिखना होगा और सॉल्यूशन उसके निकालने होंगे। सो देखो जैसे क्वेश्चन 2 खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि क्वेश्चन 3 फ्रेश में चालू हो गया है। अब बड़ा क्वेश्चन अगर चालू होता है और अगर आपके 3-4 लाइन्स अगर बचे होंगे तो वो पेज आप छोड़ सकते हो, यानी 3-4 लाइन्स यहाँ पे समझो पेज खत्म हो गया है। यहाँ पर समझो क्वेश्चन 2 खत्म हो जाता था इतने में, और इतने 3-4 लाइन्स ही बचे, तो नया क्वेश्चन नए पेज पर आप सॉल्व कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि नए क्वेश्चन से इजीली उनको चेक करने में भी आसानी होगी और चेक करने वाले ये इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन 3, वहाँ पर लिखा है मैंने 1 उसका, यानी क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैं लास्ट तक यही बोल रहा हूँ कि केपलर्स फर्स्ट लॉ है कि जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। मैंने छोटी छोटी डायग्राम्स भी ड्रॉ कर रखी है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड द सन विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। अब जहाँ पर ड्राइंग का काम आता है और अगर आपको वो ड्राइंग आती है तो ड्राइंग करनी चाहिए, और इतनी भी ड्राइंग नहीं करनी चाहिए कि जिसमें टाइम वेस्ट हो।
ये भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए। एक ड्राइंग है भी, वो जो लास्ट के क्वेश्चन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, वो दिखा दूंगा मैं। सो ये सेकंड लॉ है केपलर्स का, और ये थर्ड लॉ है। अब थर्ड लॉ यहाँ पर देखो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या लिखा है, PTO, प्लीज टर्न ओवर, यानी कि प्लीज पेज को टर्न कीजिए जबकि आपको आंसर देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग वो होता है, तो PTO लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पेज टर्न करने के बाद उनको आंसर यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड का ही, यानी सेकंड है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आंसर के लिए देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इक्विपमेंट डज द फॉलोइंग डायग्राम शोज, कि कौन सा कंस्ट्रक्शन है। सो डायग्राम शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, बस। उसके बाद सेकंड है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ डज कॉइल ABCD रोटेट। सो द कॉइल ABCD रोटेट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हो गया यहाँ पर आंसर, जितना क्वेश्चन पूछा उतना मैंने आंसर दिया। थर्ड है, राइट द लॉ इन योर ओन वर्ड। सो लॉ कौन सा पूछा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछा है इन्होंने। अब ये इसका लॉ थोड़ी पूछा है, इसका तो फिर वर्किंग हो जाएगा, इसलिए वर्किंग थोड़ी लिखना है, हमको लॉ लिखना है कि लेफ्ट हैंड थंब रूल, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ये स्ट्रेच करने के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका कोरिलेशन बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, देखो आपको प्रॉपरली शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैंने पेन से ड्रॉ की है, क्योंकि पेंसिल से अगर मैं ड्रॉ करता था तो आपको प्रॉपरली दिखता था नहीं, फिर भी ये रेस जो है मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है। सो क्वेश्चन थर्ड है, इसमें ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है, सो वो आपको ड्रॉ करनी है। पहला है इन्फिनिटी और दूसरा है बियॉन्ड 2f1। सो ऐसी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी। और नेचर ऑफ इमेज आपको लिखने के लिए बोला तो नहीं है, बट अगर आपने लिख लिए तो उसका अलग से इंप्रेशन पड़ेगा, और ये ईजी है, बस इसको देखना है, यहाँ पर नेचर लिखना है, ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसमें, है ना। सो ये भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यानी जितनी कोशिश होगी प्रॉपरली लिखने की उतनी करनी चाहिए। इसके बाद बियॉन्ड 2f1 है, सो f1 f2 मैंने सेम डिस्टेंस पे लिए है, आपको मैं बता भी देता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल। मैंने देखो ऑप्टिकल सेंटर को समझो 8 पर रखा है, तो ये 6 पर यानी 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, और ये 4 पर 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, यानी समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ही f1 f2 और 2f1 2f2 लिए। समझ में आया? तो यानी यहाँ से हमारी तैयारी होनी चाहिए, और इसका भी नेचर लिख दिया और पोजीशन लिख दिया है मैंने। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। सो इसके मेरिट्स बहुत बड़े थे, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ पर आप इसके आंसर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहला तो लिख कर बता दिया है, ये देखो फिर से पहला देख लो। सो ये है पहला, सेकंड और थर्ड, ये है सेकंड, सॉरी ये ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद ये है थर्ड। सो ये आपको लिखना है, और आपके लैंग्वेज में लिखे तो भी चलता है, आपके ओन वर्ड्स में। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स पूछे गए हैं, और एक एक एग्जांपल देने के लिए बोला गया है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, बस इतना ही लिखना है। डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फिर से देखो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने PTO लिखा है, प्लीज़ टर्न ओवर। सो ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही थोड़ा सा बचा हुआ था पार्ट, ये यहाँ पर। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद है ग्राफ है, ये ग्राफ को आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्राफ निकालना नहीं है, ड्रॉ करना नहीं है। वहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट करना नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, बाकी का लिख कर है। और जहाँ पर आपको डेफिनेशन या वो टर्म अगर आती है तो उसको आप अंडरलाइन कर दिए अगर, तो वहाँ पर ही उनका नोटिस होगा, वहाँ पर ही वो उनका ध्यान जाएगा, और उसके वजह से अपना अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये वर्ड उसमें आ गया, और उनको अलग से ये लगता है कि अरे हाँ ये स्टूडेंट को पता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो इसलिए इस बंदे ने सॉल्व किया होगा, इसलिए वो स्टूडेंट पर अलग इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 7, राइट IUPAC नेम फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। फार्मूला देकर है, उनके IUPAC नेम लिखने हैं सिर्फ। सो हर क्वेश्चन को हाफ मार्क
ऐसे 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिलने वाले। इसलिए देखो मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है और सामने ब्लैंक जगह छोड़ दी थी और फिर सोचने में पड़ गया कि भाई कौन सा सॉल्व करना चाहिए। ये तो ब्यूटेन है क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सीधे सीधे कार्बन की और हाइड्रोजन की चेन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, 4 होंगे तो ब्यूटेन। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको नाम याद रखने चाहिए। CH3CHOH, इसमें OH ग्रुप है और वो कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर, इसलिए सेकंड दिया मैंने। और OH यानी कि ओल, और 1 2 3 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, प्रोपेन टू ओल। उसके बाद ये है प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि COOH यानी ऑइक एसिड होता है और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, सो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद है इथेनामाइन, CH3CH2 NH2 है, सो ये आपको एक्सरसाइज में भी है और टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है। उसके बाद है इथेनॉल और फिर है मिथेनोइक एसिड, क्योंकि 1 कार्बन है इसलिए मीथेन और COOH ग्रुप यानी कि ऑइक एसिड, सो मिथेनोइक एसिड। सॉरी ये 7 नहीं 8 लास्ट है। ये डेब्रीज के बारे में पूछा गया है और ये मैंने लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, आप पढ़कर इसको समझ जाते हैं कि जो भी अनयूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको स्पेस डेब्रीज कहा जाता है। और इनको मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि वो कोलाइड कर सकते हैं, वो हार्मफुल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, सो इसलिए उनका मैनेजमेंट करना हमें इसेंशियल होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3 खत्म होता है, मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, और मैंने लाइन ड्रॉ कर दिए और 5 लाइन्स बचे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 4 नहीं लिखा है, इसको मैंने छोड़ दिया है। जो जगह आपने छोड़ दी है उसको आपने एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिनसे वो कोई कुछ दूसरा कुछ लिखने ना पाए, इसलिए वो जगह छोड़ दी है मैंने। उसके बाद क्वेश्चन 4 इसका 1 है, कौन सा भी एक ही सॉल्व करना है, सो एनी 1 और 5 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए कोई भी एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। सो ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, सो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सो ये 5 क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट का है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, प्रोसेस का नाम है। पॉजिटिव और निगेटिव यानी कैथोड और एनोड पूछे गए, तो ग्राफाइट रॉड्स जो यूज़ हो रहे हैं एनोड के लिए, और इनर लाइनिंग जो टैंक की है जो ग्राफाइट से मेडअप है वो कैथोड बोलकर यूज़ हो रही है। क्रायोलाइट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और यूज़ पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला Na3AlF6 और यूज़ है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार, ये मिक्सचर में ऐड करते हैं। जो एल्यूमिना का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक वो ला लेते हैं। और उसके बाद है एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन पूछे हैं, सो वो भी लिख लिया हूँ मैं, तो ये 5 मार्क आपको मिल गए। फिर भी किसको सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आता होगा, सो राइट नीट लेवल डायग्राम, पहले है नीट लेवल डायग्राम पूछी गई है, और एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई अ प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला था कि जहाँ पर आपको ड्राइंग आती है वहाँ पर आपने प्रॉपरली ड्राइंग ड्रॉ कर देनी चाहिए। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिए। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ह्यूमन आई की जगह एक पर्सन खड़ा हुआ दिखाया गया है, सो मत दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन आई दिखाओ, क्योंकि आंखों से ही तो हम देखते हैं। सो यह है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ऐसे हमको स्टार दिखता है, पर यह है एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि स्टार लाइट कमिंग टुवर्ड्स अस ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड constantly bend towards the normal. This makes stars appear to be higher in the sky as compared to its actual position. Actual position से स्टार ये क्या दिखता है, हायर पोजीशन पे दिखता है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर लाइट रे ट्रैवल करती है। उसके बाद है कि भाई ट्विंकलिंग क्यों होते हैं। सो स्टार्स की पोजीशन ये थोड़ी बहुत चेंज होते रहती है, और एटमॉस्फेयर में की एयर भी है, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी एयर, इसकी भी डेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। इसलिए क्या होता है कि हमको वो स्टार्स ट्विंकल करते दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बार बार चेंज होते रहता है, एंड स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, इसलिए स्टार ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है। बट प्लैनेट ये स्टार से थोड़े नज़दीक है हमारे, वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, तो वो बल्कि क्या दिखते हैं कि उनका बंच दिखता है, कलेक्शन दिखता है पॉइंट सोर्स का, और इसलिए उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। यानी प्लैनेट्स का थोड़ा सा पार्ट ट्विंकलिंग करेगा, थोड़ा सा नहीं करेगा। सो इसलिए अब थोड़ा से पार्ट के लिए यानी 1% पार्ट ट्विंकलिंग करेगा, 99% नहीं करेगा। सो फिर हमारे आइस पर तो 99% का ही इफेक्ट पड़ेगा ना। सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सो ये आप पढ़कर समझ सकते हो। यहाँ पर ये हमारा टेस्ट पेपर ख़त्म होता है। मैं होप करता हूँ आपको बोर्ड में भी सक्सेस मिले और अच्छे से पढ़ाई करना है, और मिनिमम 6 टेस्ट पेपर तो आपने सॉल्व करने ही चाहिए, जिसके आपको टाइम का मैनेजमेंट भी आ जाएगा और कैसे पेपर सॉल्व करना है वो भी आ जाएगा। पेपर जब पूरा ख़त्म हो जाता है
तो तब मैंने एक छोटा सा मैसेज लिख दिया है थैंक यू, बस। और थैंक यू लिखने के बाद जहाँ पर पेज यूज़ में नहीं आता है वहाँ पर मैंने क्या किए है, मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दिए, क्योंकि वो पेपर अब यूज़ में नहीं है। सो छोटा सा एक आप थैंक यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके आगे ज़्यादा कुछ इतना बड़ा कुछ पैराग्राफ नहीं लिखना है, थैंक्स फॉर द पेपर सर एंड ये वेरी गुड, ये बेस्ट टीचर, ये वो कुछ भी लिखना नहीं है। ये थैंक यू भी तो बहुत बात हो गई, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर दिया आपने, आपका वर्क खत्म हो गया, उसके बाद चेकिंग के लिए वो नेक्स्ट स्टेप रहेगी। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ मैं आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, इसका हेल्प आपको बोर्ड के एग्जाम में होगा। मैं एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ ये पेपर के लिए। आप कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।